बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फ़िज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड टेक्टा की बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 6 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और आज का बेटा हमारे पास मुख्तसर सा टॉपिक है थर्मल इक्विलिब्रियम एंड इंटरनल एनर्जी। बेटा मार्क कर लें, ये दोनों टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ में आता है, तो तवज्जो से लेक्चर को सुनना है, आपने समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्म का वर्ड आया बेटा हीट से, ठीक है। इक्विलिब्रियम मीन के हीट जो है वो फ्लो ऑफ हीट ना हो, मीन के दो सिस्टम में जो आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस मीन के दोनों बॉडीज़ जो हैं वो सेम टेम्परेचर पर हों, तो तब कोई हीट फ्लो नहीं होती। और जब बेटा हीट फ्लो नहीं होती, हीट ट्रांसफ़र नहीं होता दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, तो हम कहते हैं कि इस तरह का सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ आपको इस कॉफ़ी कप की। अब ये आपके पास एक कॉफ़ी कप है, ठीक है जी, और काफ़ी हॉट है, तो जाहिर सी बात है कि कप के अंदर जो इस वक्त टेम्परेचर है वो हाई है। आप जब एक मेटल स्पून बाहर से लाते हैं तो शुरू मेटल स्पून का टेम्परेचर लो होता है, लेकिन जब आप इस मेटल स्पून को इस हॉट कप ऑफ टी में इंसर्ट करते हैं तो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है इस मेटल स्पून की तरफ। बिकॉज वी नो डैट हमारे पास जो हीट है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट बॉडी टुवर्ड्स द कोल्ड बॉडी अंटिल द बोथ बॉडी अटेन द सेम टेम्परेचर। उस सेम टेम्परेचर कंडीशन को हम क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हीट तब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक इस चम्मच और इस कॉफ़ी, ये जो आपके पास कप में कॉफ़ी है, दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और जब टेम्परेचर सेम होगा तो हीट फ्लो रुक जाएगा, ठीक है जी, कोई हीट फ्लो नहीं करेगी और हम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन अटेन कर लेंगे। तो देखें, व्हेन टू बॉडीज़ आर द सेम टेम्परेचर, बेटा अगर दो बॉडीज सेम टेम्परेचर पर हों, द थर्मल एनर्जी विच इज़ रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अब थर्मल एनर्जी किससे रिलेटेड है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। क्यों? क्योंकि बेटा जब हम टेम्परेचर बढ़ाते थे तो हमने देखा था कि मालिक्यूल्स की कुलियन बढ़ती थी, कुलियन बढ़ने से, रेट ऑफ कुलियन बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो थर्मल एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी की ऑफ ईच बॉडी इज इक्वल, ठीक है। क्या कहता है? अगर दो बॉडी सेम टेम्परेचर में हैं तो दोनों की थर्मल एनर्जी बराबर है, इक्वल है। एज अ रिजल्ट देयर इज़ नो ड्राइविंग फोर्स फॉर हीट ट्रांसफ़र बिटवीन दैम। तो बेटा कोई हीट ट्रांसफ़र ही नहीं हो रही उन दो बॉडीज़ के दरमियान, ठीक है। एंड थस दे रिमेन इन थर्मल इक्विलिब्रियम, और वो किस में रहते हैं बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक हो गया। एग्जाम्पल क्या है जी? व्हेन वी पुट अ मेटल स्पून इनटू अ हॉट कप ऑफ कॉफ़ी, ये मैंने आपको बताया। इनिशियली द कॉफ़ी इज़ हॉटर दैन द स्पून, शुरू कॉफ़ी गर्म थी, चम्मच आपका ठंडा था, कॉफ़ी हाई टेम्परेचर पे थी, स्पून लो टेम्परेचर पे था। ओवर टाइम हीट फ्लोज फ्रॉम द कॉफ़ी टू द स्पून। वक्त के साथ साथ जो हीट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ, यानी कि कॉफ़ी से स्पून की तरफ ट्रांसफ़र हुई, ठीक है। इवेंचुअली द कॉफ़ी एंड स्पून रीच द सेम टेम्परेचर, और एक वक्त ऐसा आया कि कॉफ़ी और जो आपका ये चम्मच था, स्पून, इन दोनों का सेम टेम्परेचर हो गया। और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम इज़ अचीव्ड एट दिस पॉइंट देयर इज़ नो नेट हीट फ्लो बिटवीन द कॉफ़ी एंड स्पून। बेटा कॉफ़ी और स्पून के दरमियान अब कोई नेट हीट फ्लो नहीं कर रही, तो इस वक्त ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। पेपर में एमसीक्यू आ जाता है, एंड दे आर सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। तो मुख्तसर सा टॉपिक था। एक और टॉपिक है बेटा हमारे पास इंटरनल एनर्जी, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है जी। तो इंटरनल एनर्जी बेटा कहते हैं सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मालिक्यूलर एनर्जी। किसी भी सब्सटेंस की जितनी भी मालिक्यूलर एनर्जी उसके अंदर प्रेजेंट है वो उसकी इंटरनल एनर्जी है। अच्छा, आइडियल गैस की अगर मैं बात करूँ ना, तो आइडियल गैस जो है हमने पढ़ा था कि ये पॉइंट मास पे डिपेंड करती है। मीन के एक तो इसका वॉल्यूम का है निगलिजिबली स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और जो गैस मालिक्यूल्स हैं वो आपस में तब फोर्स एक्सर्ट करते हैं जब वो आपस में कोलाइड करते हैं या वॉल्स ऑफ सिलेंडर से या कंटेनर से कोलाइड करते हैं, अदरवाइज़ उनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। तो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ना होने की वजह से आइडियल गैस के लिए, मेरे वर्ड्स पे फोकस कीजिएगा, आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। आइडियल गैस के पास सिर्फ क्या होती है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
तो याद रखना है जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस की वो कौन सी होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जबकि रियल गैस की अगर मैं बात करूँ तो ये ज़रा साइड इन्फॉर्मेशन देख लें रियल गैस के लिए। डायटॉमिक गैस, ठीक है जी, डाया का वर्ड 2 से आया है, जो कि 2 एटॉमिक हो, ठीक है, जिसमें 2 एटम हो, ऐसी गैस O2N2 हो गई लाइक, ठीक है। अ डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हैज़ बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी। कहता है जो आपके पास डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है उसके पास ट्रांसलेशन का वर्ड है स्ट्रेट लाइन से। और मैंने बताया ना कि जब आइडियल गैस में भी पार्टिकल कोलाइड करते हैं तो क्लियन से पहले वो स्ट्रेट ट्रैवल करके जाते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं कि ट्रांसलेशनल स्ट्रेट लाइन काइनेटिक एनर्जी है। और डायटॉमिक के केस में तो वो रोटेट भी करते हैं अपने एक्सिस पे, तो यहाँ पर तो ट्रांसलेशनल भी आ गई रियल में और रोटेशनल भी आ गई। और ये इनके दरमियान ये जो दो आपके पास क्या है जी एटम्स, इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है ये एक्ट करता है लाइक अ स्प्रिंग, तो यहाँ पर वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस होती हैं। तो कितनी एनर्जी होगी रियल गैस में, 3। कौन कौन सी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और बेटा तीसरी वाइब्रेशनल एनर्जी। जबकि आइडियल गैस में सिर्फ कौन सी थी, एक ही, कौन सी थी भाई, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल सिर्फ आइडियल में होती है, जबकि 3 एनर्जीज किस में होती हैं रियल गैस में, तो ये MCQs के लिए इन्फॉर्मेशन मार्क कर लें। इट आल्सो हैज़ अ वाइब्रेशनल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्प्रिंग लाइक बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। एटम्स के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये एक्ट करता है लाइक अ स्प्रिंग। तो यहाँ पर ट्रांसलेशनल, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल रियल गैस में और ओनली ट्रांसलेशनल इन आपके पास किसमें होगी, आइडियल गैस में। यही बात यहाँ लिखी गई है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन मार्क कर लें, द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज काइनेटिक एंड पोटेंशियल ऑफ अ सब्सटेंस इज टर्म्ड एज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इन द स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बेटा थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं यूजली आइडियल गैस इज कंसीडर एज अ वर्किंग सब्सटेंस। हम वर्किंग सब्सटेंस किसे लेते हैं, आइडियल गैस को हम कंसीडर करते हैं ना, वो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है। द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस आर मेयर पॉइंट मास विच एक्सर्ट नो फोर्स वन अनदर, ठीक है जी, उनके दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। हाँ, सिर्फ वो फोर्स तब लगाते हैं जब एक पार्टिकल दूसरे से कोलाइड करे, फासला ही बहुत ज़्यादा होता है तो ना होने के बराबर चांसेस हैं। या वो वॉल ऑफ सिलेंडर या कंटेनर से क्या करते हैं, जब स्ट्राइक करते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ये हमने इससे पिछली वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। सो द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस सिस्टम इज जनरली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। ये बेटा पेपर में MCQ आता है कि आइडियल गैस में कौन सी एनर्जी होती है, सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सिंस द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, तो बेटा फिर हम टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम जो है फॉर आइडियल गैस हम उसे डिफाइन करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के, जो आपके पास मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है। Thus, for an ideal gas system, the internal energy is directly proportional to the temperature। तो बेटा इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा इंटरनल एनर्जी कम होगी आइडियल गैस के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है जी। और आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। हाँ जी, ये जी फार्मूला नोट कर लें कि जो आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल की, KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक वो होती है 3/2 KBT। 3/2 बेटा यहाँ पर कांस्टेंट है, 3/2 1.5 बनता है अगर आप डिवाइड करेंगे। KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जो कि हमारे पास रेशियो होता है जनरल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू आती है 1.38 × 10⁻⁻³ जॉल पर केल्विन। T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ से यही बात पता चल रही है 3/2 1/1.5 कांस्टेंट है, 3/2 KB भी कांस्टेंट है, तो यही बात पता चल गई कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, ठीक है जी। वेयर KB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये बात हो गई है जी, वैल्यू पेपर में MCQ आ जाती है, इसकी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखें, देयरफॉर राइज in temperature of the object reflects as the increase in the internal energy of the particle। अच्छा, एक सिस्टम है बेटा, उस सिस्टम में जो है टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं उसका, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो देखिए यहीं से आपको नज़र आ रहा है टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। देयरफॉर द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी या इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। आप क्योंकि इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल तो है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर वही वर्ड आ गया, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एक साथ लिख लिया, ठीक है। दिस इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी कैन अकर ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी।
जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं ना तो सिस्टम हीट इनको एब्जॉर्ब कर रहा है, विच राइज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल की इक्विलियंस बढ़ रही हैं आपस में, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, थस इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, और टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये बात पेपर में MCQ आ सकती है। अब है जी कुछ आपके पास टिडबिट्स पे है जी, डिफरेंट प्रोसेस कैन लीड टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। कहते हैं हमारे पास एक मेथड नहीं है कि सिर्फ जो है जी हम टेम्परेचर डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम कर देंगे तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। नहीं, हमारे पास और भी मेथड हैं। कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहला है सच एज हीटिंग, एडिंग हीट, एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन। अच्छा, आप एक कंटेनर लें, उस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं। एडियाबैटिक कहते हैं जिसमें कोई हीट ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है। अब इसका मतलब अब ये जो प्रोसेस है इसमें हमने टेम्परेचर नहीं देना, ठीक है। द सिस्टम इन विच नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, सिस्टम से ना कोई हीट एंटर हो ना लीव करे, इसे हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन का मतलब है एक आपने क्या लिया कंटेनर, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल हैं। अब कंप्रेशन क्या होगा, क्या उसके ऊपर जो पिस्टन था ढक्कन आप उसको प्रेस करें। जब बेटा आप उसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस करने से होगा ये कि जो आपके पास उसका वॉल्यूम था वो क्या हो जाएगा गैस मॉलिक्यूल का कम। अब वो उसके ऊपर क्या एग्जर्ट करेगा बेटा, प्रेशर, ठीक है। जब वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसके ऊपर तो अब जाहिर सी बात है कि गैस मॉलिक्यूल भी एज अ रिजल्ट उस पर क्या एक्ट करेंगे, प्रेशर। तो इस वक्त उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। इसी तरह अगर आप उसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, एक्सपेंड कैसे करते हैं कि पिस्टन को अपवर्ड मूव करते हैं। जब आप पिस्टन को अपवर्ड मूव करते हैं तो भी उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर है और फेस चेंज क्या है जी, वेयर हीट एनर्जी चेंजेस द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। अब आपने एक्सटर्नली कोई टेम्परेचर नहीं दिया, जैसे एक आइस क्यूब रूम में पड़ा है। अब आइस क्यूब जो है वो पहले किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। जूँ ही रूम से उसको हीट उसके अंदर एंटर होना शुरू होती है तो वो सॉलिड से लिक्विड फेस में आ जाएगा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। तो आपके पास इंटरनल एनर्जी में चेंज लाने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये बातें पेपर में MCQs आ सकती हैं। फिर है जी आपके पास ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि शो डैट इंटरनल एनर्जी इज़ अ स्टेट फंक्शन, ठीक है जी। तो देखें इंटरनल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टेट। फंक्शन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है, ज़रा थोड़ा सा पीछे जाएं पुराने चैप्टर्स में। आपको एक टॉपिक याद आ रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड, और कंजर्वेटिव फील्ड में हमने पढ़ा था द फील्ड इन विच वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। आप कोई भी रास्ता लें वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसी तरह बेटा इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है। अगर बेटा मैं प्रेशर वॉल्यूम जो है ग्राफ प्लॉट करूं, अब मेरे पास ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 पर इस वक्त इंटरनल एनर्जी है UI और पॉइंट 2 पर बेटा इंटरनल एनर्जी है UF। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। सिर्फ इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है कि इनिशियल पॉइंट पे कितनी थी, फाइनल पॉइंट पे कितनी थी। अब आप बेशक A वाला रास्ता इख्तियार करें, B वाला करें या C वाला करें, पाथ पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। यही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेट और स्टेट फंक्शन, कॉन्सिक्वेंटली इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती, ABC जहाँ से दिल करे चले जाएं, बट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इस पर करती है इनिशियल और बेटा फाइनल स्टेट सिस्टम की। थस द इंटरनल एनर्जी सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ले जी बात आ गई, ये इंटरनल एनर्जी किससे सिमिलर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और हमने पढ़ा था वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड में कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होती है, ठीक है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। So like the potential energy, it is the change in internal energy and not its absolute value, ठीक है। तो जिस तरह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती, इस तरह से इंटरनल एनर्जी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, जस्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे अपनी पोजीशन पर बेस करती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जी, ये पेपर में MCQ शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। लेक्चर को वॉच करने का आपका शुक्रिया। वेरी सून इंशाल्लाह बेटा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।